कल हमने भाषा तक बात कर ली थी, भाषा पे हमारी चर्चा हो गई थी विस्तृत रूप से। आज हम भाषा के प्रकार पढ़ते हैं, उसके बाद आगे जो चीज़ें आती रहेंगी वो चलती रहेंगी। चलें भाषा को स्टार्ट करते हैं। आज हम भाषा को कल हमने समझ लिया था, आज उसके प्रकार पढ़ते हैं। तो देखो बेसिक भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। मूल रूप से भाषा होती है मौखिक और लिखित। 2 प्रकार से होती है, मौखिक और लिखित। भाषा को 2 प्रकारों में बांटा गया है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो पहले कौन सी बनी? प्रारंभिक भाषा है मौखिक भाषा। यदि हमें मौखिक भाषा को लिखित में लेके जाना है, प्रारंभिक कौन सी है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को यदि लिखित में लेके जाना है तो हम डायरेक्ट तो जो ध्वनि है साउंड के रूप में, उसको हम डायरेक्ट तो लेके जा नहीं सकते। तो उसके लिए किसका निर्माण किया गया? लिपि का निर्माण किया गया। यदि हमें मौखिक भाषा को लिखित में लेके जाना है तो उसके लिए होनी चाहिए क्या? लिपि। लिपि मतलब चिन्ह होने चाहिए। जब चिन्हों का निर्धारण हो जाएगा तभी तो हम इस चीज को जो मौखिक है उसको हम कहां ले जा पाएंगे? लिखित में ले जा पाएंगे। यही सोचकर जो भाषाविद थे उन्होंने लिपि का निर्माण किया, क्योंकि मौखिक को लिखने के लिए हमें लिपि की या चिन्हों की जरूरत पड़ती है। तो मौखिक भाषा की डेफिनेशन क्या है? इसकी लिपि की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन देखें। मौखिक भाषा को लिखने के लिए, मौखिक लिपि की डेफिनेशन है, मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या जिन चिन्हों को निर्धारित किया जाता है लिखने के लिए, जिन चिन्हों को निर्धारित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। जब चिन्हों का निर्धारण कर लिया, किसका निर्धारण कर लिया? चिन्हों का। तो चिन्ह किस में आते हैं? अब वर्ण के अंतर्गत आते हैं। चिन्ह आते हैं वर्ण के अंतर्गत। उनको चिन्हों को नाम दिया गया, वो क्या दिया गया? वर्ण। अब एक क्वेश्चन यहां से नया ये बन के आएगा, हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो, वो आपसे पूछ सकते हैं कि मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का निर्धारण किया गया है, जिन चिन्हों का निर्धारण किया गया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तो कहते हैं लिपि, पर लिपि के अंदर जिन चिन्हों का निर्धारण किया गया है उसको कहते हैं वर्ण। दोबारा सुने इस क्वेश्चन को कि मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का निर्धारण किया गया है उसे लिपि कहते हैं, पर लिपि के अंतर्गत जो चिन्ह निर्धारित किए हैं उसे क्या कहते हैं हिंदी भाषा में? तो उसको कहते हैं वर्ण। ये क्वेश्चन शायद आप पहली बार सुन रहे हो। इसे कहते हैं हम वर्ण। चलिए यहां तक की बात हो गई। अब जब वर्ण बने तो वर्ण से क्या बने? एक एक दो दो वर्ण को जोड़कर हमने किसका निर्माण किया? शब्द का निर्माण किया। जैसे ही शब्द का निर्माण हुआ तो हमने शब्दों को जोड़कर किसका निर्माण कर लिया? वाक्य बनाए। क्या बनाए? वाक्य। शब्द वर्ण का निर्माण हो गया, शब्द का निर्माण हो गया और किसका निर्माण हो गया? वाक्य का निर्माण हो गया। दोबारा से समझते हैं इस प्रोसेस को। भाषा को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा गया। कौन कौन सा? मौखिक और लिखित। अब जो मौखिक भाषा थी जिसको हम बोलते थे, उसको यदि लिखित भाषा बनाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? चिन्हों की या लिपि की। तो जब लिपि की हमें आवश्यकता पड़ी तो हमने कुछ चिन्ह निर्धारित किए। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का निर्धारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि का निर्धारण हो गया, वो चिन्ह क्या कहलाते हैं? यदि वो कहते हैं कि मौखिक भाषा को लिखने के लिए लिखने के लिए जिन चिन्हों का निर्धारण किया गया है उसे कहते हैं लिपि, और लिपि के अंतर्गत जिन चिन्हों को निर्धारण किया गया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्ण। इस चीज आपको क्लियर हो गई होगी। वर्णों को जोड़कर हमने क्या बना लिए? शब्द बना लिए। शब्दों को जोड़कर क्या बना लिए? वाक्य बना लिए। एक शब्द समझते हैं हम, बेहद सिंपल।
देखें एक वाक्य समझते हैं। देखें यह है फूल है, क्या है, यह फूल है, ठीक है। यह क्या है, पूरा एक वाक्य है, क्या है, एक वाक्य, यह पूरा वाक्य है। अब इसको देखें, ये क्या है, इस अकेले इस पोर्शन को बताएं, ये क्या है, यह है एक शब्द, शब्द, यह भी एक शब्द है और यह भी एक शब्द है। मतलब कि हमने तीन शब्दों को एकत्रित किया और एक वाक्य का निर्माण हो गया, यह फूल है, ठीक है। तीन शब्दों को एकत्रित किया और वाक्य का निर्माण हो गया। अब यदि हम शब्दों को भी तोड़ दें तो किसका निर्माण होगा, वर्ण का, क्योंकि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। तो शब्दों को तोड़ दें हम, मान लीजिए यह को तोड़ा, यह को तोड़ा तो या हलंत लगाई, फिर आया क्या, हाया, और फिर आया, क्योंकि इनमें आ स्वर छुपा हुआ है तो उसको हमने निकाल दिया। तो ये हो गई क्या हो गई, ये वर्ण। ये बनाया हमने वाक्य, वाक्य से ये है शब्द, ये क्या है, शब्द है, और ये बना लिए हमने वर्ण। वर्ण विच्छेद के अंतर्गत ये टॉपिक आएगा, इसको करवाया जाएगा किस प्रकार से वर्णों को तोड़ा जाता है। तो ये बना लिया क्या हमने, वर्ण बना लिया। अब इसको दूसरी बार नहीं तोड़ा जा सकता, इस चीज को दोबारा से नहीं तोड़ा जा सकता। तो भाषा की जो मूल इकाई है वह क्या है, भाषा की मूल इकाई है वर्ण। क्या है, भाषा की मूल इकाई क्या है, ये वर्ण, यह वर्ण है भाषा की मूल इकाई, ठीक। मूल इकाई क्या है, वर्ण है भाषा की क्या, मूल इकाई। इस चीज को आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लें कि भाषा की मूल इकाई है वर्ण। इसके बाद हम समझते हैं वर्ण को। अब आ गए हैं वर्ण पर कि वर्ण आखिर होते क्या है, वर्ण को समझते हैं हम। चल वर्ण क्या होते हैं, एक मैं आवश्यक सूचना बता दूं आपके लिए कि YouTube पे तो ये क्लास चलेगी ही, पर समय के अभाव के कारण हो सकता है कि पूरे टॉपिक कवर ना हो पाए, पर कोशिश यही रहेगी समर्पण परिवार की और मेरी भी कि पूरे टॉपिक कवर हो सकें। पर डायरेक्टर सर का कहना ये है कि अभी लॉकडाउन के कारण बच्चों की आर्थिक स्थिति भी बहुत गड़बड़ है, तो उसके कारण से उन्होंने एसआई की वैकेंसी भी आनी है, एमपीपीएससी भी है, तो उसके कारण से उन्होंने हिंदी का जो बैच है, महत्वपूर्ण सूचना है ये, जो हिंदी का बैच है ऑफलाइन, वो समर्पण एकेडमी में चल रहा है। आप गूगल सर्च करिए समर्पण एकेडमी, एड्रेस देखिए, वहां से कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए। यदि आप दूर से हैं तो कॉन्टैक्ट पे नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं क्या है इसकी प्रोसेस, और आप समर्पण एकेडमी की ऑफिस जाके भी पता कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग है 4 से 5 शाम को टाइमिंग है इसकी 4 से 5। डायरेक्टर सर ने बड़ा दिलेरी का निर्णय लिया है बच्चों के हित में। इस लगभग सभी सागर वासियों के लिए प्रॉफिट का सौदा है। उन्होंने अपना लॉस करके बच्चों के फायदे के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में लगभग सभी का ही आर्थिक स्थिति बेहद खराब रही है, तो उसी के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए उन्होंने यह बैच बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, निःशुल्क है। पूरी हिंदी कवर करवाई जाएगी आपकी, पूरी हिंदी के अंतर्गत ये पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगा। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं गूगल से निकाल कर। चलिए अब हम आते हैं वर्ण पर। चल वर्ण पर आते हैं, आखिर वर्ण क्या है। देख टॉपिक है अब क्या, वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण देखें, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है।
क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते। दूसरी बात क्या है? वर्ण भाषा की मूल इकाई है, मूल इकाई है। तो वर्ण को ही भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, वर्ण को ही भाषा की मूल इकाई कहते हैं। ठीक, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखना। और वर्ण ही भाषा का आधार है। यदि भाषा का कोई बेस है, आधार स्तंभ है, तो वो क्या है? वर्ण। इस चीज को हम डिस्कशन करते हैं कि वर्ण भाषा का किस प्रकार से आधार है। यह चीज आप पहली बार सुन रहे हो कि वर्ण भाषा का आधार है। क्या है? वर्ण भाषा का आधार है, आधार है। वर्ण भाषा का आधार है। वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन ये कि भाषा का आधार किसे कहा जाता है। क्वेश्चन ये रहेगा कि भाषा का आधार किसे कहा जाता है, तो उसमें आपको टिक करके आना है। टिक करके क्या आना है? वर्ण, ना कि और कुछ। भाषा का आधार क्या है? वर्ण है। ये तीन चीजें हो गई। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण भाषा की मूल इकाई है, वर्ण भाषा का आधार है। ये तीन चीजें हो गई हैं। एक और है कि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या नहीं किए जा सकते? वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। पहला पॉइंट क्या है हमारा? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा पॉइंट है वर्ण भाषा की मूल इकाई है। तीसरा पॉइंट है क्या? वर्ण भाषा का आधार है। क्या है? वर्ण भाषा का आधार है। और चौथा पॉइंट क्या है हमारा? कि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये चारों क्वेश्चन आपके, चारों प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। चल इस चीज को पढ़ लिया है हमने, इसके आगे पढ़ते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा वर्ण ही। वर्ण कितने प्रकार से बांटा गया है, कितने भेद हैं, क्या क्या है, इस चीज को हम आसान रूप में समझते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये तो चीज समझ गए हैं कि वर्ण भाषा की मूल इकाई है। तो मूल इकाई होने के कारण इसको बांटा भी गया होगा, क्योंकि मूल इकाई है वर्ण। अब वर्ण को जो बांटा गया है वो बांटा गया है किसमें? वर्ण को दो प्रकार से बांटा गया है। कितनी प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला कौन सा है? यह बांटा गया उच्चारण के आधार पर। वर्णों को किसके आधार पर बांटा गया है? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला क्या है? स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब बताएं, वर्णों को उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है। 2 प्रकार से, ठीक है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब एक शब्द तो यही आता है कि बताइए व्यंजन में कौन सी संधि है? व्यंजन जो शब्द है उसमें आखिर संधि कौन सी है? तो इसमें देखें, संधि के टॉपिक में इसको बेहद विस्तार रूप से पढ़ेंगे। एक बार पढ़ने के बाद आपको जरूरत नहीं रहेगी, लंबी प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्योंकि प्रैक्टिस ही व्यक्ति को, अभ्यास क्या खत्म कर देता है व्यक्ति के अंदर से? डर।
तो डर चीज है, यदि अभ्यास करे व्यक्ति तो डर चीज खत्म हो जाती है। इसका बड़ा अभ्यास करेंगे हम, इस व्यंजन को समझें कि व्यंजन में कौन सी संधि है। तो इसको तोड़ देंगे विधन अंजन, क्या तोड़ देंगे, विधन अंजन हो जाएगा व्यंजन। इसमें है यण संधि, कौन सी संधि है, यण, क्योंकि नियम होता है या और वा के पहले यदि अधिकतर लगभग केसों में आधे शब्द आते हैं, या और वा के पहले आधे शब्द आते हैं, उसमें यण स्वर संधि होती हैं। लगभग में आते हैं, पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हम कि पूर्ण रूप से आते हैं, क्योंकि कुछ अपवाद भी होते हैं हर चीजों के, तो इसके भी हैं। उन पे बाद में विस्तार से जब संधि टॉपिक आएगा तो उसमें चर्चा करेंगे हम। तो मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन दो प्रकार से बांटा गया है। अब हम स्वर को देखते हैं। स्वर क्या है, स्वर, तो स्वर की तो पहले परिभाषा समझ लें हम। परिभाषा समझें स्वर की कि परिभाषा क्या है। तो स्वर वे वर्ण हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से क्या है, ये शब्द क्यों आया स्वतंत्र, क्योंकि इनमें जो देखो बोलने में क्या होता है, साउंड मतलब ध्वनि के द्वारा हम कोई भी चीज जो मन में विचार आते हैं, भाषा की कल परिभाषा में बात हुई थी कि मन के भावों एवं विचारों को भाषा के माध्यम से या साधन से हम प्रकट करते हैं, सामने वाले तक पहुंचाते हैं, तो वो किस फॉर्मेट में रहती है, ध्वनि के फॉर्मेट में। अब जब वर्ण की बात आई तो उसमें एक शब्द आया स्वतंत्र। जब स्वतंत्र शब्द है तो इसमें आखिर है क्या, इस चीज को समझते हैं हम। तो आप देखें स्वर मूल रूप से स्वर कहें या कुल स्वर कहें तो कुल स्वरों की संख्या है, कुल स्वरों की संख्या देखें, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कुल स्वरों की संख्या है 11, संख्या कितनी है, 11। अब हम इन 11 स्वरों को समझते हैं, किस प्रकार से 11 स्वर हैं और इस शब्द का उनमें किस प्रकार से प्रयोग है। 13 कब होते थे, उनको 11 क्यों बनाया गया, कारण क्या रहा, पहले स्वर 13 काउंट होते थे अब 11 हो रहे हैं, तो इस सब में कारण क्या रहा होगा, इस चीज को हम विस्तार पूर्वक से समझते हैं। देखें तो पहला है अ, बड़ा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। चलिए ये कितने हैं, 11 स्वर। 13 होते थे, 2 और देख लें, 2 को यहां देख लें, इसका सीक्वेंस खराब हो जाएगा। यहां देखें 2 को, एक है अम और एक है आहा। पहले 13 क्यों होते थे, क्या कारण रहा कि उनको हटाया गया, इनको क्यों नहीं हटाया गया, इनको रखा गया, उनको हटाया गया, ऐसे दुविधाएं बहुत सारी हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं पर वो पूछ नहीं पाते हैं। चलें समझते हैं इसको। स्वर कितने हैं, कुल संख्या है 11। अ, बड़ा आ, छोटी ई। अब इसका साउंड देखना आप, केवल इनमें एक ही साउंड निकलेगा, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाएगी। जिसमें एक ही ध्वनि निकले उसको क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। देखें अ, ई,
उ, ए, ऐ, ओ, औ। दोबारा देखें आप इसको, अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कोई दूसरा साउंड निकला ही नहीं। अब यहां देखें, क्या निकला? मा। क्या साउंड निकला? मा, आ और मा। अह, क्या निकला? आ और हा। क्या निकला साउंड? आ और हा। देखें, अब या तो दो कंडीशन हो सकती हैं, दोबारा बोल के देख लें। आ और मा, अह, आ और हा, दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो ये डेफिनेशन गलत है, परिभाषा गलत है, या ये गलत है या वो गलत है। तीन कंडीशन है। तो परिभाषा क्या कह रही है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। तो अब इनकी यदि हम वोटिंग करा लें तो 11 ने तो इनके पक्ष में, इसके पक्ष में वोट दिया, किसके में? परिभाषा के में, और 2 ने इसके विपक्ष में वोट दिया। तो लोकतांत्रिक देश में हैं हम, तो फिर पक्ष की ही सरकार बनाते हैं, विपक्ष की क्यों बनाई जाए? तो सरकार किनकी बनी? 11 की बनी। इसलिए उन 2 को बाद में अलग कर दिया गया। हिंदी भाषा, बाकी सभी भाषा टेक्निकल हैं, टेक्निकल उनमें परिवर्तन होते रहते हैं, भाषा परिवर्तनशील है। जब भाषा की विशेषताएं पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे आपको कि भाषा परिवर्तनशील ही क्यों है, भाषा अर्जित संपत्ति ही क्यों है, उसको अर्जित किया जा सकता है, भाषा हमें अर्जित करनी पड़ती है, भाषा कठिन से सरल की ओर ही क्यों है। इन सब चीजों पर बात करेंगे, भाषा के मनोविज्ञान को भी समझेंगे, आखिर भाषा का मनोविज्ञान क्या है, उच्चारण में कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, बहुत बारीकी से बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों का बेसिक बेहद कमजोर है और वो ही कमजोर होने के कारण वो किसी ना किसी एग्जाम में बाहर हो जाते हैं। बड़ी चीजें तो हम अच्छे से कर लेते हैं, पर जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो हुआ क्या इसका? 11 स्वरों की संख्या है, 11 स्वर ये लिखे हैं। अब इसमें से हम छांटेंगे कि स्वर के भेद कितने हैं। अब पढ़ना है हमें, एक बार और सुन लें आप, एक बार और समझ लें। वर्ण को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 2 प्रकारों में। कौन कौन से? उच्चारण के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। 2 प्रकारों में वर्णों को बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, उच्चारण के आधार पर। इस बात को ध्यान रखना आप, उच्चारण के आधार पर बांटा गया है। स्वर क्या है? स्वर वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वरों की कुल संख्या 11 है, ये लिखे हैं स्वर, अभी बताए थे। पहले 13 होती थी, 2 स्वर ये लिखे हैं, इनमें दूसरा साउंड आ रहा है, इसलिए उनको अलग कर दिया गया, क्योंकि परिभाषा और 11 स्वर गलत नहीं हो सकते, 2 हो सकते हैं। ठीक है, इस कारण से उन्हें अलग कर दिया गया। इस शब्द का मतलब इसीलिए लिखा गया है स्वतंत्र, इनमें कोई दूसरे साउंड क्रिएट नहीं हो रहा है, बोला नहीं जा रहा है, उनमें बोला जा रहा था, इसलिए उनको अलग कर दिया गया। अब हम पढ़ते हैं स्वर को, कि आखिर स्वर है क्या, क्या चीज है स्वर। कि 11 स्वर, आप ये देखिए कि मूल जो वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है? 52, कितनी है? मूल वर्ण है 52 को पूरे को, स्वर भी मिला के उनमें है, मूल वर्ण कितने हैं? 52। सबको कौन चला रहा है? यदि 52 की बात करें, 11 उनमें ये भी हैं, तो केवल 11 स्वर चला रहे हैं। जैसे कि हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, कौन चला रहा है? मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब मिलकर 10-15 आदमी पूरे 130 करोड़ को कंट्रोल किए हुए हैं। तो इसी प्रकार से ये भी इन पर 11 के 11 पूरे वर्णों पर, व्यंजनों पर क्या किए हुए हैं? नियंत्रण। यदि व्यंजनों में से स्वर को निकाल दिया जाए तो इनका अस्तित्व कुछ नहीं बचेगा। सरकार होना बेहद जरूरी है, अभी आपने देखा होगा, नहीं तो अफगानिस्तान में क्या हुआ है। चलें पढ़ते हैं इस टॉपिक को, थोड़ा सा ऊपर से रब कर देते हैं, बाकी की नीचे की चीजें समझ में आ जाए, इससे लिंक हो जाए। चलें वर्ण को पढ़ते हैं, वर्ण को कितने प्रकार से बांटा गया है। चल,
वर्ण पढ़ लिया है, स्वर पढ़ते हैं हम। स्वर देखिए, स्वर को कितने प्रकार से बांटा गया है वह चीज हमको पढ़नी है। स्वर को मूलतः बांटा गया है मूल रूप से 3 प्रकारों में। देखिए, पहला क्या है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। क्या है? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, इसको किस प्रकार से बांटा गया है, क्या कहा जाता है, कैसे बने ये, क्या नाम है, ये सब चीजों को हम समझते हैं। 3 ही क्यों बने? क्वेश्चन तो ये भी है कि स्वरों को कैटेगरी को 3 ही प्रकार से क्यों तोड़ा गया? 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, पर 3 की ही आवश्यकता क्यों पड़ी? चलें समझते हैं। पहले समझते हैं हम स्वर को कितने प्रकार से बांटा गया है। 3 प्रकार से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व के क्या नाम है, किस प्रकार से बांटा गया है, किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, चलें समझते हैं इसको। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व के नाम लिख दे रहे, और इसके नाम होता है लघु स्वर, लघु स्वर, लघु स्वर। दूसरा बोलते हैं इसको एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर। इसी को बोलते हैं ह्रस्व को मूल स्वर। क्या बोलते हैं? मूल स्वर। एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर, इतने नामों से जाना जाता है किसको? ह्रस्व स्वर को। दीर्घ स्वर को देखें किन नामों से जाना जाता है। दीर्घ एक नाम है, दूसरा नाम है इसका संधि स्वर। क्या नाम है? संधि स्वर। तीसरा नाम है इसका द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। ठीक है, चौथा नाम है इसका क्या? संयुक्त। संयुक्त स्वर 4 नामों से जाना जाता है। दीर्घ स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर और संयुक्त स्वर। प्लुत्व को केवल 1-2 नाम से जाना जाता है, एक प्लुत्व और दूसरा है क्या? त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर। देखें, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक कितने प्रकार से जाना जाता है? 3 प्रकार के स्वर हैं, लघु, दीर्घ और प्लुत। इनके नाम लिखे हैं। 4 नामों से इसको पुकारा जाता है, 2 नामों से इसको पुकारा जाता है और 4 से इसको पुकारा जाता है। 4 इन दोनों में कॉमन है, इसके हैं 2। ठीक है, अब इनका हम मतलब समझते हैं कि लघु क्या होता है, ह्रस्व क्या होता है, मूल क्या होता है और एक मात्रिक क्या होता है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इन चीजों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि एक मात्रिक कैसे बना, लघु कैसे बना, मूल कैसे बना, ह्रस्व कैसे बना। इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।